लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के यह गाना सुनते ही जहन में एक हसीन चेहरा उभरता है, जिसने अपनी मासूमियत और ग्लैमर से दर्शकों के दिलों पर राज किया। हिरनी जैसी नशीली आंखें, चांद जैसा निखरा चेहरा और मनमोहक मुस्कान। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की ऐसी अदाकारा की, जिसकी हर अदा पर लाखों दिल धड़कते थे। जब 60 और 70 के दशक में फिल्मों में संस्कारी बहू और मासूम प्रेमिका की छवि छाई हुई थी, तब इस अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती और ग्लैमर का तड़का लगाकर बॉलीवुड के नए आयाम तय किए। कितना प्यारा वादा है। इनकी फिल्मों और गानों ने रोमांस को नई परिभाषा दी। उनकी अदाकारी में ऐसी मासूमियत और सादगी थी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, वह उस दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री थीं। बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। उनकी जिंदगी में एक शादीशुदा फिल्म निर्माता का नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ कभी कोई फिल्म नहीं की, जबकि अन्य हीरोइनें उनके साथ काम करने से बचती थीं। तो कौन थी ये अदाकारा जो बाल कलाकार से हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बनी और फिर अकेली रह गईं? तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आशा पारेख की जिंदगी के उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं जिनमें है शोहरत, ग्लैमर, इश्क और तन्हाई की कहानियां। अपनी मनमोहक मुस्कान और बेजोड़ अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाली आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के महुआ नामक जगह में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका असली सफर शुरू हुआ डांस से, जिसने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। आशा पारेख की मां सलमा पारेख थीं, जो शादी के बाद सुधा पारेख बन गईं। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। उनके पिता बच्चू भाई पारेख एक मध्यम वर्गीय व्यवसायी थे। आशा बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां चाहती थीं कि वह भारतीय क्लासिकल डांस में पारंगत हों। उन्होंने अपनी बेटी को कई गुरुओं से शिक्षा दिलवाई और आशा पारेख ने दिल लगाकर डांस सीखा। छोटी उम्र में ही वह एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर बन गईं। आशा पारेख स्टेज शो और डांस परफॉर्मेंस करने लगीं। उनके डांस को देखने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आते थे। ऐसा ही एक मौका तब आया जब महान फिल्म निर्माता विमल रॉय ने उनका डांस देखा। वह इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद आशा पारेख से आकर पूछा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी? हालांकि उनकी मां फिल्मों में काम करने के खिलाफ थीं, लेकिन विमल रॉय ने उन्हें मना लिया। और फिर 1952 में आशा पारेख को फिल्म मां में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। जब फिल्म मां रिलीज हुई तो अफसोस ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इस फिल्म से आशा पारेख ने 10,000 रुपए की पहली कमाई की थी, जो उस दौर में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। यह फिल्म उनके करियर की चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू भी थी। आशा पारेख ने बाल कलाकार के रूप में बाप बेटी, आसमान, ज्वाला, अयोध्यापति और चैतन्य महाप्रभु जैसी करीब 8 फिल्मों में काम किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। कुछ सालों तक गायब रहने के बाद जब वह 16 साल की हुई तो उन्होंने दोबारा फिल्मों में आने का मन बना लिया। संयोग से उसी वक्त उन्हें किशोर कुमार की फिल्म जग्गू का ऑफर मिला। साथ ही महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम ने अपनी 2 फिल्मों के लिए उन्हें साइन करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सबसे बड़ा ऑफर था फिल्म निर्माता विजय भट्ट का, जिन्होंने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र कुमार के साथ मुख्य हीरोइन के रूप में कास्ट करने का ऑफर दिया। आशा पारेख ने बड़ी उम्मीदों के साथ गूंज उठी शहनाई को चुना। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन महज 4-5 दिन बाद ही विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। कारण? उन्होंने कहा कि आशा में स्टार बनने का कोई गुण नहीं है। विजय भट्ट की फिल्म करने के कारण आशा पारेख ने किशोर कुमार और वी शांताराम की फिल्में रिजेक्ट कर दी थीं। लेकिन जब उन्हें गूंज उठी शहनाई से बाहर कर दिया गया तो उनके हाथ से तीनों फिल्में चली गईं। ये उनके करियर का पहला और सबसे बड़ा झटका था। फिल्म से निकाले जाने के सिर्फ 8 दिन बाद निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें अपनी फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ लीड रोल का ऑफर दिया। आशा पारेख ने बिना देर किए इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। शूटिंग के दौरान आशा पारेख शम्मी कपूर को चाचा कहकर बुलाती थीं, क्योंकि शम्मी उनसे काफी बड़े थे। मजेदार बात यह थी कि शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली खुद आशा पारेख का मेकअप किया करती थीं और दोनों उन्हें बेटी की तरह ट्रीट करते थे।
2 अक्टूबर 1959 आशा पारेख के जन्मदिन के दिन फिल्म दिल दे के देखो रिलीज हुई और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म हिट होते ही आशा पारेख रातों रात स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने 1960 में सुनील दत्त के साथ हम हिंदुस्तानी में काम किया, जिसने उनकी पोजीशन को और मजबूत कर दिया। आशा पारेख जितनी बेहतरीन अदाकारा थीं, उतनी ही शरारती भी थीं। साल 1960 में जब वे सुनील दत्त के साथ हम हिंदुस्तानी की शूटिंग कर रही थीं, तो उन्होंने एक मजेदार शरारत कर दी। उन्होंने सेट पर सुनील दत्त की चप्पल छिपा दी। जब सुनील दत्त को अपनी चप्पलें नहीं मिलीं, तो उन्हें पूरा रास्ता नंगे पैर घर जाना पड़ा। यह घटना सेट पर मौजूद हर किसी के लिए हंसी का कारण बन गई। 1961 में फिल्म घूंघट की शूटिंग के दौरान एक इमोशनल सीन था जिसमें आशा पारेख को रोना था, लेकिन हुआ उल्टा। फिल्म के निर्देशक रामानंद सागर इतने भावुक हो गए कि शूटिंग के दौरान वह खुद ही रोने लगे। आशा पारेख को यह देखकर हंसी आ गई और वह रोक ही नहीं पाई। पहले तो रामानंद सागर ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 30 रीटेक के बाद भी आशा सीन में नहीं रो पाई। गुस्से में उन्होंने कहा, अगर मैं सीन देखकर रो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं रो सकती? यह सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे दुखद पल याद किया और आखिरकार सीन को पूरी इमोशन के साथ शूट किया। घूंघट के बाद आशा पारेख के करियर ने गोल्डन पीरियड में एंट्री ले ली। उनकी फिल्में घराना, छाया, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, उपकार, कारवां, मेरी सूरत तेरी, आंखें, महल, आया सावन झूम के जैसी सुपरहिट साबित हुईं। आशा पारेख की लगभग सभी फिल्में सिल्वर जुबली हिट रहीं, इसलिए उन्हें बॉलीवुड की पहली जुबली गर्ल कहा जाने लगा। लड़कों में यह खिताब राजेंद्र कुमार के नाम था। 1972 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए आशा पारेख ने 3 लाख रुपए की फीस ली। ये उस दौर में एक रिकॉर्ड था और वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। दिल दे के देखो से लेकर कारवां तक आशा पारेख ने निर्देशक नासिर हुसैन के साथ कई हिट फिल्में दी। इसी दौरान उनका नासिर हुसैन के प्रति लगाव बढ़ने लगा। आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में खुलासा किया कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती थीं, लेकिन नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे। सिनेमा की चकाचौंध के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। आशा पारेख और नासिर हुसैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक प्यार जो कभी खुलकर इजहार नहीं हुआ, लेकिन हमेशा जिंदा रहा। नासिर हुसैन एक शानदार निर्देशक जिनकी फिल्मों ने बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ आशा पारेख, उनकी फिल्मों की जान, उनकी म्यूज, उनकी सबसे पसंदीदा हीरोइन। पर एक सच्चाई थी जो इन दोनों के प्यार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी। नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। आशा पारेख ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में लिखा है, मैंने नासिर हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत की थी। मैं उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे प्यार की वजह से उनका घर टूटे, उनकी बीवी और बच्चे बेघर हों। उन्होंने अपने प्यार को दिल में ही दफन कर दिया और जिंदगी भर कुंवारी रहने का फैसला किया। 70 के दशक में आशा पारेख हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हीरोइन थीं। 2 बदन, चिराग, हीरा, कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उनकी एक्टिंग में एक मासूमियत थी, एक अपनापन था। उन्होंने रोमांस भी किया, कॉमेडी भी की और इमोशनल किरदार भी निभाए। 80 का दशक आते आते नए चेहरे इंडस्ट्री में आ चुके थे। अब निर्माता निर्देशक नई हीरोइनों को साइन कर रहे थे। आशा पारेख को बतौर लीड हीरोइन फिल्में मिलनी बंद हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कालियां, बुलंदी, बंटवारा जैसी फिल्मों में मां, बहन और भाभी के किरदार निभाए और उतनी ही शिद्दत से निभाए। बॉलीवुड की जुबली गर्ल आशा पारेख ने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन एक अभिनेता ऐसा था जिसके साथ हर हीरोइन काम करने को बेताब थी, लेकिन आशा ने उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की। वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे। आखिर क्यों आशा पारेख ने दिलीप कुमार के साथ कभी काम नहीं किया? जब 60 और 70 के दशक में सभी अभिनेत्रियां दिलीप कुमार के साथ काम करने का सपना देखती थीं, आशा पारेख ने उनसे दूरी बनाए रखी। क्यों? क्या आशा दिलीप कुमार को पसंद नहीं करती थीं?
क्या दोनों के बीच कोई अनबन थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? ये सवाल आज भी एक राज बने हुए हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आशा पारेख ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि गुजराती, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनकी एक्टिंग, डांसिंग और एक्सप्रेशंस के करोड़ों लोग दीवाने थे। साल 1991 को जब आशा पारेख की मां सलमा पारेख का निधन हुआ, यह उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। मेरी मां मेरी रीढ़ की हड्डी थीं, उनके बिना मैं अधूरी थी। मां के जाने के बाद वह गहरे डिप्रेशन में चली गईं। वह फिल्मों से दूर हो गईं, लेकिन डॉक्टर्स की मदद से उन्होंने खुद को संभाला और फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगीं। आशा पारेख इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड थीं कि उनके समय के कई सुपरस्टार्स उन्हें दिल ही दिल में पसंद करते थे। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, जितेंद्र, इन सभी ने उनके साथ काम करना पसंद किया और कुछ ने तो उन्हें दिल से चाहा भी। साल 1968 को जब आशा पारेख फिल्म कन्यादान की शूटिंग कर रही थीं, तब उनके साथ एक डरावना हादसा हुआ। रोहतांग पास के पास जब वह फिल्म निर्माता मोहन सहगल और उनकी पत्नी के साथ जा रही थीं, उनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। यह इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ था। भालुओं की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। डर के मारे वे तीनों भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, आशा जी। उन्होंने देखा कि शशि कपूर एक जीप लेकर उनकी तरफ आ रहे थे। शशि कपूर को देखकर उन तीनों की जान में जान आई। वे जल्दी से जीप में बैठ गए और शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए। इस घटना के बाद शशि कपूर और आशा पारेख गहरे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती जीवन भर चली। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में विवाद भी कम नहीं रहे। उनका एक बड़ा विवाद जुड़ा था बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा से। साल 1972 जब फिल्म साजन की शूटिंग चल रही थी, आशा पारेख और शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने शत्रु जी के कान में एक अफवाह डाल दी कि आशा पारेख कह रही हैं कि यह नया लड़का कौन है जो अपने ही गुमान में रहता है। यह सुनते ही शत्रुघ्न सिन्हा आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि आशा पारेख उन्हें नया और नौसिखिया समझ रही हैं। उन्हें आशा का यह रवैया घमंडी लगा। नतीजा, वह आशा से नाराज हो गए और दोनों के बीच कड़वाहट आ गई। फिल्म साजन रिलीज हुई और सफल भी रही, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने गुस्से में फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने आशा की खूब बुराई की। उन्होंने कहा, मैं आशा पारेख के साथ शूटिंग करने के बाद हाथ धोता था। इस बयान ने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया। आशा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ गई। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। आशा पारेख की दूसरी फिल्म आए दिन बहार के थी, जिसमें वह पहली बार धर्मेंद्र के साथ काम कर रही थीं। अब धर्मेंद्र को उनकी शराब पीने की आदत के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी एक और आदत थी, प्याज खाना। शूटिंग के बाद धर्मेंद्र शराब पीते थे। अगले दिन शराब की बदबू को छिपाने के लिए कच्चा प्याज चबाते थे, लेकिन आशा पारेख को प्याज की बदबू से सख्त नफरत थी। एक दिन सेट पर आशा गुस्से में फट पड़ी, आप न शराब पिएंगे और न प्याज खाएंगे, वरना मैं आपके साथ शूटिंग नहीं करूंगी। धर्मेंद्र मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं आपके साथ काम करते वक्त शराब नहीं पीऊंगा। इसी फिल्म के दौरान एक सर्दी वाली रात में धर्मेंद्र को एक पानी वाले सीन की शूटिंग करनी थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनका शरीर अकड़ने लगा। बार बार रिटेक हो रहे थे। डायरेक्टर ने धर्मेंद्र को गर्माहट के लिए ब्रांडी पीने का ऑफर दिया, लेकिन धर्मेंद्र आशा की वजह से शराब नहीं पी रहे थे। धर्मेंद्र बार बार आशा की तरफ देखते और मना कर देते। उनकी हालत देखकर सेठ के लोग भी आशा को गुस्से से देखने लगे। सभी ने कहा कि धर्मेंद्र की जान जा सकती है, इन्हें ब्रांडी पीने दो। फिर कुछ देर बाद आशा खुद ब्रांडी का ग्लास लेकर आईं और बोली, पियो, तुम ठंड में मर जाओगे। लेकिन धर्मेंद्र ने वादा किया था कि वह आशा के सामने शराब नहीं पिएंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया। आशा को यह बात बहुत पसंद आई और इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आशा पारेख और धर्मेंद्र की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन दोनों के बीच कभी रोमांस नहीं हुआ। आशा ने धर्मेंद्र के बारे में कहा था, वह इंडस्ट्री के सबसे प्यारे और इज्जत देने वाले आदमी हैं।
हमारी दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है। आशा पारेख 1998 से 2001 तक सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनकर पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया, लेकिन उनके इस फैसलों ने महेश भट्ट और शेखर कपूर जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स से टकराव भी करवा दिया। आइए जानते हैं, जब बॉलीवुड में लगे आशा पारेख मुर्दाबाद के नारे। जब आशा पारेख ने सेंसर बोर्ड की कमान संभाली तो उन्होंने सख्ती से अश्लील और विवादित सीन पर रोक लगाने का फैसला किया। इसका असर यह हुआ कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके खिलाफ हो गए। साल 1998 महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जख्म बनाई, जो सांप्रदायिकता पर आधारित थी। इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्हें सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक बताया। आशा पारेख ने कुछ सीन्स को हटाने या ब्लर करने का आदेश दिया, लेकिन महेश भट्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी फिल्म को बिना कट के पास करवाऊंगा। महेश भट्ट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, मैं ये फिल्म दिल्ली में पास करवाऊंगा, आडवाणी जी से बात करूंगा। लेकिन दिल्ली में गृह मंत्रालय ने महेश भट्ट की एक न सुनी। सरकार ने भी आशा पारेख का साथ दिया। महेश भट्ट आशा पारेख के ऑफिस के बाहर धरना देने लगे। वह चिल्लाने लगे, आशा पारेख मुर्दाबाद। उन्होंने आशा को हिटलर तक कह दिया। इसी दौरान मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर की हॉलीवुड फिल्म एलिजाबेथ रिलीज हो रही थी। इस फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स थे। आशा पारेख ने इन सीन्स को हटाने का आदेश दिया। शेखर कपूर गुस्से में लाल हो गए और बोले, आप भारतीय फिल्मों पर सेंसर कीजिए, मेरी हॉलीवुड फिल्म को क्यों काट रही हैं? लेकिन आशा अपने फैसले पर अड्डी रहीं। आशा पारेख सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी थीं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी आकृति शुरू की, कई टीवी शो और फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बना ली। 2001 में उनका सेंसर बोर्ड का कार्यकाल खत्म हुआ। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और एक शांत जीवन बिताने लगीं। आशा पारेख ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कोई सैलरी नहीं ली। वह सिर्फ फिल्मों को साफ सुथरा बनाना चाहती थीं। आशा पारेख न सिर्फ एक अभिनेत्री थीं, बल्कि एक महान इंसान भी थीं। मुंबई में आशा पारेख हॉस्पिटल के जरिए वो गरीबों का इलाज करवाती हैं, उनकी मदद करती हैं। उनका कहना है, अगर मेरे पास दौलत और शोहरत है तो क्यों ना इसे जरूरतमंदों के काम लाया जाए। उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें कई बड़े अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें शामिल हैं 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया। 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। आशा पारेख की जिंदगी एक फिल्मी कहानी की तरह रही। सुपरस्टार्स की लंबी लाइन उनके आगे पीछे रहती थी। हर कोई उनका दीवाना था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। वो कभी झुकी नहीं, कभी टूटी नहीं, बल्कि अपने दर्द को ताकत बना लिया और अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज भी उनकी फिल्में, उनके गाने हमें पुराने गोल्डन एरा की याद दिलाते हैं और हम उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार के साथ याद रखेंगे।